नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर मैराथन रैलियां हो रही हैं। सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अनेक वादे दावे कर रही हैं। देश की दोनों बड़ी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाने से नहीं चूक रही हैं। वहीं अगर राजस्थान की बात करूं तो सभी 200 विधानसभा सीटों पर मुकाबले की तस्वीर क्लियर है। इस बार चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को अपने बागी उम्मीदवारों से ही नहीं बल्कि छोटे छोटे दलों से भी चुनौती मिल रही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी, जनता जननायक पार्टी जेजेपी, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, आजाद समाज पार्टी और ट्राइबल बेल्ट में मजबूत दिखने वाली बीएपी और बीटीपी जैसी छोटी पार्टियां भी कई सीटों पर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी को कड़ी टक्कर देती दिखाई दे रही हैं। गत चुनाव में 6 विधायक हासिल करने वाली बहुजन समाज पार्टी इस बार उतनी मजबूत तो नहीं, लेकिन करीब 5 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी को फंसाती दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में धौलपुर, बाड़ी, हिंडौन, उदयपुर वाटी और सादुलपुर सीट पर मुकाबले को त्रिकोणीय बनाती दिख रही है। देखिए, कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, धर्मनिरपेक्षता की आड़ में सांप्रदायिकता वही करती है, बहुसंख्यक हिंदुओं के मानवाधिकारों का हनन का काम वही करती है और इसलिए सनातन से, राम से, आस्था से उनको परहेज है, हिंदुत्व से परहेज है। इसीलिए वो एफिडेविट देते हैं। ये वही लोग हैं जिनके प्रमाण हैं, जिसके साक्षात की उन्हीं के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में राम के अस्तित्व को लेकर हलफनामा दिया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने राजस्थान में रामनवमी पर प्रतिबंध लगाया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदू नववर्ष पर 144 लगाई थी। वही लोग हैं जो एक सामान्य घटना के तहत 50 लाख रुपए तुरंत दे देते हैं और कोई गरीब हिंदू गुहार लगाता रहता है, उसकी मदद नहीं होती है। कन्हैयालाल की गर्दन इनके राज में कटती है। कोटा में पीएफआई को परमिशन यही लोग देते हैं। तो इसलिए इनका जो चरित्र है वो दोहरा चरित्र है, पर इनकी सबसे पहली फिक्र है अपने उस कम्युनल वोट को पुख्ता करने की, जिस वोट बैंक के आधार पर ये राज करते आए। लेकिन अब बहुसंख्यक हिंदू एक आस्था के नाते, सनातन के नाते, पहचान के नाते एक जाजम के तले है और इसी कारण उनको आशंका है कि जो पूरा हिंदू वोट पोलराइज हुआ है उसकी आशंका के चलते कांग्रेस की दुर्गति संभव है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो ये कहते हैं कि जो उनकी 10 गारंटियां पहले थी और 7 गारंटी जो अब दी है उसके बाद चुनावी वैतरणी है वो पार हुएगी कांग्रेस? नहीं, चुनावी वैतरणी पार नहीं होगी। चुनावी वैतरणी में तो बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो गारंटी 18 में देते तो मान लेते, और वो गारंटी राजस्थान की महिलाओं को देनी चाहिए थी उनकी सुरक्षा की, जो नहीं कर पाए। गारंटी उनको देनी चाहिए थी पेपर लीक के अवसाद से आत्महत्या करने वाले बच्चे के जीवन को बचाने की। गारंटी देनी चाहिए थी जो आकंठ भ्रष्टाचार है उससे बचाने की। जिस तरीके की कानून व्यवस्था यहाँ हुई, इस राजधानी की सड़कों पर शूट आउट में लोग, क्योंकि हमने इतने काम किए हैं, मंदिरों में काम हम लोगों ने किए हैं, गाय माता की सेवा करते हम लोग कर रहे हैं। 500 करोड़ रुपये खाली लोगों ने गौशालाओं को, गायों को विभाग बनाया हमने बनाया, गौशालाओं की सेवा करते हमने 3000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। आगे हमने नंदीशालाओं के लिए स्कीम बनाई है 1 करोड़ 56 लाख रुपए की पंचायतों के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए। गोधन योजना हम लेके आ रहे हैं जिससे कि गाय जो है गलियों में नहीं फिरे। तो इनके बारे कहने कुछ है ही नहीं। जैसे इन्होंने बजरंग बली की बात की थी कर्नाटक में और मूंगी खानी पड़ी मोदी जी को, वो बात तो यहाँ रहेगी, इसलिए बौखलाहट में बोल रहे हैं। माहौल खराब हो सकता है चुनाव, विधानसभा चुनाव को कुछ धंधे हैं इस प्रकार का कि ये जो बयान जिस तरह के दे रहे ये तो पहले मोदी जी, फिर अमित शाह जी का नागौर में बोलना, अब योगी जी महाराज पधारे हैं जोधपुर के अंदर, सुना मैंने आज। आप सोच सकते हो कि अगर ये इस प्रकार के लोग भेज रहे हैं जिनका क्या एजेंडा सबको मालूम है, और इस बार इनका हिंदुत्व का एजेंडा चलने वाला नहीं है। इस बार हमारा विकास का एजेंडा चलेगा। आम लोग, आम जनता राजस्थान की ये तय कर चुकी है कि जो गवर्नेंस का मॉडल हमने दिया है, राजस्थान अपना एक मॉडल बन गया देश के लिए। तो बता दें कि देश में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। बात करें देश की दोनों बड़ी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी की, तो दोनों पार्टी तैयारी में जुटी हुई हैं। साथ ही
अब कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी को, राजस्थान की बात करें तो वहां पर छोटे दलों से भी खतरा दिखाई दे रहा है। कुछ सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। बात करें बीएसपी की तो 5 सीटों पर राजस्थान में कुछ 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीएसपी ज़्यादा मजबूत नहीं कहेंगे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने के लिए जाहिर सी बात है काफ़ी साबित हो सकती हैं। वहां पर उन 5 सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई दे रहा है। लेकिन बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी कई ऐसे वादे हैं जो चुनाव से पहले कांग्रेस के द्वारा किए गए हैं, जिससे जनता को लुभाने के लिए कई ऐसे प्रयास हैं जो किए जा रहे हैं। साथ ही बात करें बीजेपी की तो बीजेपी भी लगातार भ्रष्टाचार और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको उठाकर कांग्रेस को घेरने का लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में दमखम दिखाने के लिए उतर चुकी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के राज्यों में उतरने से बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की कब्र खोदने का काम करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी अगर चुनाव में उतरती है तो कांग्रेस को इसका कितना नुकसान होता है। मुद्दे पर वापस आएंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राजधर्म। बात कर रहे हैं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की। बात करें कांग्रेस और बीजेपी की, दोनों ही पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। साथ ही अगर बात करें बीएसपी की तो राजस्थान में 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को कांटे की टक्कर भी दे सकती है। वहां पर मुकाबला त्रिकोणीय भी हो सकता है। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। वीरेंद्र मिश्रा सौरभ जी हैं बीजेपी से, रतन तिवारी जी हैं कांग्रेस से, मुकेश सिंह हैं आम आदमी पार्टी से। तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले मिश्रा जी आप ही के पास आएंगे। मिश्रा जी, राजस्थान की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। बात करें बीएसपी की तो बीएसपी कहीं ना कहीं देखा जाए उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों को टक्कर बीएसपी दे सकती है। कितना तैयार है बीजेपी इसके लिए? आपको आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं तिवारी जी। आप कह रहे हैं कि बीएसपी या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जी, ये सब आपस में, भाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडी गठबंधन के सहायक थे। अब इनका सिस्टम क्या हुआ कि इन्होंने लोकसभा के चुनाव में इनका गठबंधन होगा कि विधानसभा के चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी होने के नाते 24 आवर उसका कार्यकर्ता ऊर्जा से ओतप्रोत है जी। और हमारा नेतृत्व निश्चित तौर से अपने सभी कार्यकर्ताओं से जुटने के लिए कहा है, क्योंकि भ्रष्ट कांग्रेस सरकार को उखाड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ही सक्षम है जी। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आने वाली सरकार बनने जा रही है। और ये जो इनके गठबंधन के दल हैं, आम आदमी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, और उसमें बहन मायावती जी का तड़का अपने आप में कांग्रेस को घेरने के लिए काफी है जी। और भारतीय जनता पार्टी इन सब तथा कथित सेकुलरवाद के नाम पर
भारतवर्ष के आत्मा में रहने वाले भगवान प्रभु श्री राम आराध्य देवों का दिन प्रतिदिन आए दिन बात बात पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले लोग निश्चित तौर से ये मन बनाकर बैठे हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाकर इन सब के लोकतांत्रिक तमाचे मारेगी और आने वाली विधानसभा के 5 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर सक्षम सरकार बनाकर आम जनता जनार्दन को जी एक नई ऊर्जा से ओतप्रोत करते हुए विकास की गति को तेजी से बढ़ाकर समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में अपना अपूर्णीय योगदान प्रदान करेंगे। बिल्कुल। रतन तिवारी जी। जी संदीप, जवाब दीजिए आप। देखिए, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों की दीपावली की शुभकामनाएं। महालक्ष्मी की कृपा सब पे बनी रहे, भगवान से में वास हो और इस देश में राम राज्य स्थापित हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जी मित्रा जी ने काफी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार वादी कांग्रेस, हम उसको उखाड़ देंगे। लेकिन मित्रा जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन सी भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप? जब एनसीपी के 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार की बात आपके ही प्रधानमंत्री जुमलेंद्र नाथ मोदी कर रहे थे और अजीत पवार का बकायदा नाम ले रहे थे, अब तमाम मंत्रियों के नाम ले रहे थे, उनके विभाग में कितने घोटाले हुए उसकी बात कर रहे थे, और आपके ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी को कह रहे थे चक्की पिसिंग, अजीत पवार चक्की पिसिंग। उसके बाद सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपने में शामिल कर लेते हैं और उनको नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर से घोल के एकदम क्लियर करके और कह देते हैं कि आप एकदम ईमानदार हैं। और परिवार बात करता हूँ, परिवार बात आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में जाइए, रमन सिंह के पुत्र सांसद है। राजस्थान में चले जाइए, वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सांसद है। राजनाथ सिंह के पुत्र विधायक हैं। महाराष्ट्र में आ जाइए, महाराष्ट्र में प्रमोद महाजन की पुत्री सांसद है, पूनम महाजन, और गोपीनाथ मुंडे की एक पुत्री तो सांसद है, पुत्री पंकजा मुंडे मंत्री रही महाराष्ट्र में। और उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आपके ही गठबंधन के साथी हैं संजय निषाद, जो कैबिनेट मंत्री है, उनके एक पुत्र सांसद है, एक विधायक है। और आपका दूसरा दल है अपना दल, अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री है, उनके पतिदेव आशीष जी कैबिनेट मंत्री है उत्तर प्रदेश के। तो पूरा का पूरा परिवारवाद आपके अंदर, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार आपके अंदर, और जुमलेंद्र नाथ मोदी आपके कांग्रेस पार्टी, और जितने हमारे अलायंस के साथी हैं। हमारा जो गठबंधन बना है जी, हमारा गठबंधन लोकसभा के लिए बना है। हम लोगों के एजेंडे एक है, हम लोगों के मुद्दे एक है। विधानसभा चुनाव, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव का महापर्व है, सभी को लड़ना चाहिए, अपने संगठन पे ध्यान देना चाहिए, अपने लोगों को चुनाव लड़ाना चाहिए। लेकिन लोकसभा को लेकर हमारा अलायंस बना हुआ है। ये बोलते हैं कि आपके गठबंधन, अरे संदीप जी इनसे पूछिए ना कि इनके 38 दल हैं और 38 दल में एनडीए का संयोजक आज तक नहीं बना पाए इन लोग। और जब इंडिया अलायंस ने 3 मीटिंग कर ली, उसके बाद प्रधानमंत्री की नींद खुलती है और एनडीए की बैठक करने लगते हैं। या अपने घर में झांके, 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। ये मिश्रा जी जो प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरणा लेके जुमला दे रहे हैं, उनको भी 3 तारीख को बुलाना मेरे साथ बहस करने के लिए। अब बता देंगे 5 राज्यों में हमारी कहां सरकार बनी है, कितने अंतर से बनी है। मिश्रा जी। और समय बताएगा। इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में हम कांग्रेस भाई से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कहां सरकार बना रहे हैं, अपने अगल बगल झांक कर देखें तो इनके बगावती कैंडिडेट इन्हें हराने के लिए। मिश्रा जी, हम तो गिना रहे हैं आपको कहां सरकार बना रहे हैं,
और हम आपको सीट का भी आंकड़ा बता देंगे। नहीं, हम तेलंगाना में और मिजोरम में आपकी एक भी सीट नहीं आ रही है। आप और हमारी मध्य प्रदेश बातें में आपकी सुनिए। स्थिति एकदम नाजुक रतन तिवारी जी सुन लीजिए, रतन तिवारी जी सुन लीजिए, रतन जी सुन लीजिए। रतन जी, मैं आपकी बातों को समर्थन करने के लिए बैठा नहीं हूं, और आप अपनी बौद्धिक क्षमता को देखते हुए आप अपने तार्किक जवाब रखे। छत्तीसगढ़ में कहां सरकार बना रहे हैं आप? वहां डिप्टी सीएम और सीएम के अंतर्बंध को देखते हुए छत्तीसगढ़ में आम जनता भारतीय जनता पार्टी को लाने के लिए वहां खुले दिल से स्वागत कर रही है, और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रत्येक नागरिक का अपना अपूर्णीय योगदान होता है, और लोकतांत्रिक खंबे को मजबूत करने के लिए बिल्कुल मिश्रा जी रोकेंगे आपको, मिश्रा जी रोकेंगे आपको, रतन तिवारी जी के पास जाएंगे, पूरा जवाब लेंगे आपकी बात का। छोटे से ब्रेक के लिए रुकने के बाद स्वागत है आपका, मेहमानों का रुख करते हैं। रतन तिवारी जी आपके पास आएंगे, जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मुकेश जी का रुख करते हैं, जुड़े हुए हैं। मुकेश जी देखिए, कांग्रेस भी 5 राज्यों में सरकार बना रही है अपनी, और बीजेपी भी बना रही है, आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरी है, कहीं सीटें उटे जीत पाएगी आम आदमी पार्टी? सभी दर्शकों को, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। देखिए तिवारी जी, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और आम आदमी पार्टी के जनता से जुड़े मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, और निश्चित तौर पे आज जब जनता को एक विकल्प की राजनीति की आवश्यकता है तो आम आदमी पार्टी विकल्प की राजनीति को देने में सक्षम है और दे भी रही है। जहाँ तक दिल्ली और पंजाब में आपने देखा, और गुजरात और गोवा में भी आपने देखा, हमको पर्याप्त समर्थन मिला। तो निश्चित तौर पे हम 5 राज्यों का जो चुनाव, उसमें भी हमको पर्याप्त समर्थन मिलेगा, और निश्चित तौर पे लोकतंत्र को मजबूत करने में हमारा बेहतरीन योगदान रहेगा इन 5 राज्यों में। और रही भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बातें कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी को तो जनता याद दिला रही है उनके अपने जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी जवाब देना नहीं चाहती। उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल तक केंद्र में सत्ता होने के बावजूद कोई काम नहीं किया। ये कहते थे कि राज्यों में तो हम सत्ता में, लेकिन केंद्र में सत्ता में नहीं, इस वजह से इनको दिक्कत होती है। 10 साल से सत्ता में, लेकिन पूरे 10 साल इन्होंने किया क्या? इन्होंने जनता से जुड़े मुद्दे पर कोई काम नहीं किया। इन्होंने महंगाई पर कोई काम नहीं किया, शिक्षा पर कोई काम नहीं किया, बेरोजगारी पर कोई काम नहीं किया, किसानों की समस्या से लड़ते हुए नहीं दिखे, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हुए ये दिखे। तो हर मोर्चे पर विफल रहे। इस वजह से जनता आज इनको सवालों के घेरे में खड़ा करके रखती है। इस वजह से 5 राज्यों में इनकी जमानतें जब्त होने की स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आडंबर रच रही है, उन्होंने पूरे देश में सभी राज्यों में सरकारों को अस्थिर करने का काम किया, लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का काम किया। जो भी नेता इनके खिलाफ इनकी सच्चाइयों को जनता के बीच में लेके आता है, इनका पोल खोलने का काम करता है, तो उनको या संसद से बाहर निकाल देते हैं या जेल में ठूसने का काम करते हैं। ईडी सीबीआई का पूरी तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस तरह कोर्ट की टिप्पणी आ रही है मनीष सिसोदिया जी के जमानत के ऊपर, या आज तक कोई सबूत नहीं दे पाए हैं। जिस तरह से संजय सिंह जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह पर कोई सीधा केस भी नहीं बनता। तो ये पश्चिम बंगाल में महुआ मोइत्रा का मामला देख लीजिए, कि पूरी तरीके से आम जनता की आवाज को दबाना चाहती है और दबा के राजनीति करना चाहती है। ये पूरी तरह से निरंकुश देश बनाना चाहती है। इनको किसी धर्म और जाति से मतलब, यानी कि मुकेश जी, कांग्रेस से आपको कोई दिक्कत नहीं है? मुकेश जी, कांग्रेस की जहां सरकार है आपको कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था, आम आदमी पार्टी एक विकल्प की राजनीति देने में सक्षम है, वो लगातार दे भी रही है, और लोग वहाँ पर प्रसन्न है, खुश है। आप लगा दिल्ली में जितने भी चुनाव हो रहा है, आम आदमी पार्टी जब से सत्ता में आई लगातार चुनाव जीतती चली जा रही है, और दिल्ली की जनता पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के काम करने के तरीके से खुश है। यानी कि विकल्प की राजनीति देश के लोगों को पसंद है, और हम विकल्प की राजनीति देने में सक्षम है, और निश्चित तौर पर जनता आपको वहाँ वोट देगी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, कोई अन्य दल हो। हम तो एक चाहते हैं कि हम सभी दलों को जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर काम करना चाहिए, और जनता से जुड़े हुए मुद्दे पर अगर कोई सरकार काम नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। बिल्कुल, रतन तिवारी जी आएंगे आपके पास। मिश्रा जी, आवाज आ रही है आपको? आदरणीय रतन तिवारी जी, आप प्रबुद्ध एंकर होने के नाते आम आदमी पार्टी के बयानों को आप सुन रहे हैं, देख रहे हो, देखते हैं।
सूरज को दिया दिखाना, अपने को कट्टर ईमानदार करने वाले आज कट्टर बेईमानी के कटघरे में खड़े होकर अपना चिल्लाते हैं। और एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी के लिए कितना पुरजोर महुआ मोइत्रा जी के बारे में कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा जी ने क्या किया है, कहाँ कहाँ कौन कौन कैश किया, खत्म कहाँ लगाया है और किनसे क्या क्या मंगवाया है, ये स्पष्ट है। और वो समिट में केवल पार्टीगत विचारों से उद्गित होकर अपने मन की ग्लानि ये कहाँ निकाले। ये शीला दीक्षित जी की सरकार को भ्रष्ट बेईमान बताया करते थे, पिलास लेकर तार जोड़ा करते थे। और इनके आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल जी आया बयान अपने अनाप शराब बककर कोर्ट जाते थे और कोर्ट में हाथ जोड़कर माफी मांगकर चले आते थे। और अपने को कट्टर ईमानदार बताने वाला आम आदमी पार्टी के लोग फोन के द्वारा कमीशन तय करते हैं। मलिक बस्तियों में और वीआईपी बस्तियों में कहाँ कहाँ देसी दारू की दुकानें खोलेंगी, कहाँ अंग्रेजी शराब की दुकानें के इनको माननीय संपादक जी इनका साहब चुप कराएं, आप ये सुन नहीं पा रहे हैं। मुकेश जी आएंगे भी, सुन लीजिए मुकेश जी आएंगे भी, मुकेश जी सुन लीजिए पहले, आएंगे भी, बहुत समय है। पंजाब में इन्होंने वहां के नौजवानों को रोजगार देने की बात किया था, इनका रोजगार है। बंगाल में बुआ और भतीजे लूटते हैं। महुआ मोइत्रा जी बहुत सारे वहां कमीशन के आज तक जांचें चल रही हैं। और क्या क्या भ्रष्टाचार और लोकतंत्र का नंगा राज बंगाल के चुनाव में दिखाई पड़ा। रहा चुनाव वहां पर म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में दिखाई पड़े। ये आज पंजाब में कांग्रेस का कार्यकर्ता घुटन महसूस कर रहा है। वहां का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता इन्हीं के ऊपर सवाल कटघरे में खड़ा करता है। और ये कांग्रेस अपने को आत्मसात करती सिकुड़ती जाएगी। कांग्रेस में के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ गुजरात का भी चुनाव लड़े थे, कितने परसेंट वोट पाए और कहां पाए, इन्हें हम मुबारकबाद देते हैं, बधाई के पात्र हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं और राजस्थान में चुनाव लड़ते हैं, छत्तीसगढ़ में लड़े, मिजोरम तेलंगाना में भी जाके लड़े। और ये अपने कट्टर ईमानदारी का जुगोरा पीटते हुए केवल और केवल बयान वीर बनकर आम आदमी पार्टी लोगों को गुमराह करना चाहती है। और इस गुमराह से करते करते संभवतः कट्टर ईमानदार बनने वाली आम आदमी पार्टी आज खुद गुमराह हो चुकी है। ये आम जनता जान चुकी है, इनकी स्थितियों को पहचान चुकी है। इनकी ईमानदारी की कसम खाने वाले अरविंद केजरीवाल आज खुद भ्रष्टाचार के दलदल में अकंठ डूब चुके हैं। और इनकी स्थिति और परिस्थिति क्या होगी ये तो आने वाले चुनाव में इन्हें स्वयं पता चल जाएगा कि इनको कितने प्रतिशत वोट मिले। कैंडिडेट इनके 0/सन्नाटे में लौट कर आएंगे और अरविंद केजरीवाल जितना भ्रष्टाचार करना हो कर लीजिए। इसके बाद सरकार अब दिल्ली और पंजाब में आने वाली नहीं है। आएंगे मिश्रा जी। मुकेश जी आपसे जवाब देंगे, उस पर रतन तिवारी जी का रुख करते हैं। रतन तिवारी जी, देखिए संदीप जी, मिश्रा जी काफी अच्छा भाषण देते हैं, वो तो सुन भी नहीं रहे थे कि कौन क्या बोल रहा था जी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से इन लोग प्रेरित हैं। आप देख रहे थे ये डिबेट करने का सिस्टम नहीं था, वो तो पूरा बढ़िया भाषण दे रहे थे। लेकिन ये भूल रहे थे कि इनके ही अमित शाह जब गुजरात के गृह मंत्री थे तो उन्होंने एक बड़े चैनल पे कहा था कि ईडी सीबीआई मुझ पे दबाव बना रही थी कि आप नरेंद्र मोदी का नाम ले लीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। तो ये तो सब लोग जानते हैं किस प्रकार से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया जाता है। और यह प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी वही तो कर रहे हैं। आप देखिए ना, सदन के अंदर हमने किसानों की बात की, हमने महिलाओं की बात की, हमने युवाओं की बात की, नोटबंदी की बात की, जीएसटी की बात की, मणिपुर की बात की, अडानी के घोटाले की बात की। किस प्रकार विपक्ष की आवाज को दबाया गया। संदीप जी, पिछले इतिहास गवाह है, आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है किसी नेता विपक्ष को सस्पेंड करना पड़ा।
अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता विपक्ष हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया। विपक्ष के सारे सांसदों को जो सरकार से सवाल पूछता है उसे जेल में डालने का काम किया जाता है। ये चल क्या रहा है? आप इतने बड़े तानाशाह हो जाएंगे, इतने बड़े हिटलर बन जाएंगे, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। विपक्ष का दायित्व होता है संदीप जी, विपक्ष का एक दायित्व होता है कि सरकार से जवाब लेना, सरकार को सही दिशा बताना जब सरकार भटक जाती है तो। लेकिन यह सरकार विपक्ष की जरा से भी नहीं सुनती, जनता से कोई पड़ी नहीं है, किसी से कोई पड़ी नहीं है, सिर्फ जबरन लोकतंत्र की हत्या करना, जबरदस्ती सरकार बनाना, सरकार बनाकर अपने चंद उद्योगपतियों के कर्जे माफ करना, चंद उद्योगपतियों के इशारे पे काम करना। आदरणीय राहुल गांधी तो कह रहे हैं या अडानी के रिमोट कंट्रोल पे प्रधानमंत्री मोदी चल रहे हैं, और यह सच्चाई है। आप देखिए ना, युवा परेशान है, महिला परेशान है, किसान परेशान है, किसी का कुछ हो रहा है। तो समय आ चुका है, यह जो चुनाव है 5 राज्यों का, यह देश का भविष्य तय करेगा और युवाओं का भविष्य तय करेगा। इसके लिए युवा मजबूती से जागरूक है, किसान जागरूक है। यह चुनाव जो है एक बहुत ही सूझबूझ के साथ जनता वोट करने वाली है, और इस 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कहां होगी 3 तारीख को आप 9-10 बजे आप रुझान में ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, आएंगे रतन तिवारी जी। मुकेश जी, देखिए बीजेपी पर आपने एक सवाल खड़ा किया, वो 10 सवाल खड़े कर रहे हैं। मायाजाल फैलाते हैं और इन्होंने काम, देखिए इनको असल सत्ता जब मिली है तो जनता के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन ये इनको इन सब चीजों से मतलब नहीं, इनको केवल मतलब, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी खुद स्वीकार करते हैं कि देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं, यानी कि हमारे देश की ज्यादातर जनसंख्या गरीब है। हमारे देश को गरीबी में के मुख में झोंकने वाली सरकार ये है। प्रधानमंत्री जी भी अपनी चुनावी भाषणों में कह रहे थे ना, बार बार जगह जगह मंच लगाकर कि हम लोग 80 करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त अनाज देना है, यानी कि आपने 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, देश के ज्यादातर लोगों को गरीब बना दिया। तो देश की जनता के साथ इनका कोई जुड़ा जी, अभी आपने जिक्र किया था कि बीजेपी का मायाजाल है, तो फिर आप उस मायाजाल को खत्म करने का काम क्यों नहीं करते हैं? आएंगे, आपसे जवाब लेंगे, छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर जवाब लेंगे आपसे की बात। स्वागत है आपका, सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। मुकेश जी, आप जिस मायाजाल की बात कर रहे थे तो उसको क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं आप? देखिए मैं बता रहा हूँ जी, बखूबी तोड़ रहे, मैं बता रहा हूँ ये खेल क्या चल रहा है। जब संजय सिंह जी मणि के ऊपर सवाल करते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। राघव चड्ढा जी को जब इस बात पर सस्पेंड कर दिया जाता है कि स्टैंडिंग कमेटी में नाम दे देते हैं। दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी जी को बिना बताए, क्या उनसे पूछा गया क्या कि आपको वन इलेक्शन वन नेशन वाले कमेटी में मेंबर बनाए, तो वो तो प्रस्तावित होता है। उसी तरह राघव चड्ढा जी ने प्रस्ताव दिया, आज तक उन लोगों की सदस्यता बहाली। और दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी जी कहते हैं कि सदन से बाहर निकलो तो मैं देख लूंगा। मीनाक्षी लेखी जी कहती है कि मत बोलो नहीं तो सीबीआई आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये इस तरह से मायाजाल फैलाते हैं। फिर उसके बाद ये राम के नाम पर, जाति के नाम पर, और फिर आम आदमी पार्टी हो या विपक्ष के नेता हो, उनके ऊपर झूठे मुकदमे डालकर लोगों के बीच में प्रसारित करते हैं कि ये कट्टर ईमानदार पार्टी कट्टर भ्रष्टाचारी हो गई। और आज तक एक भी सबूत नहीं दे पाए। कोर्ट की भी ये टिप्पणी है कि आज तक ही कोई सबूत नहीं दे पाए। और पूर्व में भी इस तरह की कृत्य लोगों के द्वारा हुआ है, तमाम विधायकों को हमारे परेशान किया गया, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन जिस तरीके से आम जनता देश की इनके जो काम करने के तरीके हैं उनको पूरी तरीके से उन्होंने कर्नाटक में नकार दिया, हिमाचल प्रदेश में नकार दिया। तो जो इनका प्रोपोगंडा है, जो इनका मायाजाल है, जनता बखूबी समझ रही है। और जनता को पता चल गया कि ये केवल मदारी है और केवल ये चाहते हैं कि पूरा देश इनके इशारे पर नाचे। लेकिन ये देश है, इस देश में जनता से जन जन से ये देश बनता है, जन जन से लोकतंत्र बनता है। इसको गिरवी रखने का प्रयास करना है, इसको कुचलने का प्रयास कर रहा है, इसको अपने चंगुल में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली है, फंसने वाली नहीं है। इन्होंने तमाम विधानसभाओं में इसका रिजल्ट दे दिया, आने वाले चुनाव में भी इसका रिजल्ट जनता देने जा रही है। इनका मायाजाल, इनका
ये मैं खुद ही जो भ्रम फैलाए उसका हो चुके हैं। अब भी इनको जो बड़बोलापन है इनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के तमाम सर्वे आ रहे हैं तमाम विधानसभा चुनाव में, इनकी कहीं भी सरकार बनती हुई नहीं दिख रही है, तब भी इनकी आंख नहीं रही है। ये शोषण करते चले जा रहा है, प्रताड़ित करते चले जा रहा है। तो अब भी अपने अंदर सुधार लाना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, लेकिन मती मारी गई, जब मती मारी जाती है इसी तरह की चीजें होती हैं। मैं तो दुआ करूंगा भगवान राम से कि इनको सद्बुद्धि दें और आज दीपावली वाले दिन ये इनकी बुद्धि वापस आए, देश की जनता के लिए काम करे। सरकार गिराने के लिए इनको काम नहीं दिया गया था, कृपया इनको बुद्धि आ जाए और इस सही चीजों को बिल्कुल मुकेश जी, देखिए मिश्रा जी, अभी आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो भी आप बातें कहते हैं सिर्फ फंसाने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिन पर आपने झूठे मुकदमे कर दिए डराने के लिए, तो सबूत कोई नहीं है आपके पास। तिवारी जी इस पर करे कि आम आदमी पार्टी मुकेश जी के प्रमुख जी को सद्बुद्धि दें, सद्भावना दें, कर्मठता और बौद्धिक क्षमता से इतना भर दें कि अपने माया जाल को फैलाते 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 पंजाब तक तो फैला ले गए। ये गए थे गुजरात, अभी ये जा रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ जहाँ इनको जाना है, लेकिन इनके माया जाल रूपी वैचारिक सोच से फंसाने की जाल को आम आदमी के आम कार्यकर्ता भी पकड़ चुके जी। और ये अपने आम कार्यकर्ता को आज जवाब देने में अक्षम है, तर्कहीन है। तार्किक बातों का करते हुए दिल्ली की जनता को झूठी कल्याणकारी योजनाओं का सदभाव दिखाते हुए आज दिल्ली को कहां पे ले गए। ये बता रहे थे कि अमेरिका के लोग आए हैं, देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री बघेल जी हैं जी, उनको भी ये दिखा रहे थे। ये माननीय तिवारी जी बैठे हुए हैं, ये बताएं कि बघेल जी ने दिल्ली के बारे में क्या कहा था, क्योंकि अब तो गठबंधन में है। और हम आदरणीय तिवारी जी को कहना चाहता हूँ कांग्रेस के जी, ये जब तानाशाही और हिटलरशाही का नाम लेते हैं तो इमरजेंसी हमें बरबस याद आ जाती है। जब यहाँ की जनता जनार्दन संजय गांधी, स्वर्गीय संजय गांधी और श्रीमती पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के कारनामे को देख चुकी है, तो तानाशाही की बात करके आसमान पर थूकने का प्रयास न करें, क्योंकि अपने गिरबान पर पहले छांट करते थे। मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी के माया जाल में फंसाकर ये खुद ही खुद विस्तारवादी नीति को करेगी और ये संकुचित होते जाएंगे, सिकुड़ते जाएंगे। ये मध्य प्रदेश में कितना सहयोग करेंगे कांग्रेस का, ये तो इनकी आत्मा जानती है। बिल्कुल मिश्रा जी आएंगे भी, आएंगे मिश्रा जी आएंगे भी, रतन तिवारी जी जी मिश्रा जी आएंगे भी। तिवारी जी जी, रतन तिवारी जी एक सेकंड, जी बोलिए। जी मैं तिवारी जी से कांग्रेस से कहना चाहता हूँ कि ये भाषण की बात हम तो नरेंद्र मोदी से प्रेरित हैं, और हम ही नहीं, इस देश की करोड़ों जनता मोदी जी से प्रेरित है। ईश्वर करें आपके। अरे ठीक है मोदी जी, आपको मुबारक हो। सुनिए, भाषण करते करते कहाँ बाहें चढ़ाना चाहिए और किस देश में आलू पैदा होती है कि जमीन में होती है, ये अपने नेतृत्व को बताए और अच्छा भाषण करना सिखाएं। ठीक है, आएंगे मिश्रा जी, जुड़ने की बात बिल्कुल परिवारवाद के नाम पर सुन लीजिए भाई। ठीक, आएंगे मिश्रा जी, आएंगे। भाषण देने का मंच आकर खड़ी हो गई है, जी वहाँ पर राहें नहीं दिख रही। जी मिश्रा जी आएंगे भी। रतन तिवारी जी, अरे भाषण देने का ये मंच नहीं है, कमाल है। बोलूं? जी बोलिए। मिश्रा जी डिबेट में भी ऐसा भाषण देते हैं जैसे कोई मंच पे चढ़ के भाषण दे रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या बताइए ना कि अरविंद केजरीवाल जी को किस जुर्म में उनको जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है? आदरणीय संजय सिंह जी को किस जुर्म में जेल में डाला गया है? सत्येंद्र जैन, सिसोदिया को कौन से आरोप में, कौन से जुर्म में जेल में डाला गया है? ये मिश्रा जी आपके चैनल में पूरे दर्शकों को लाइव में बता दें, मैं इनको आपके चैनल पे सलूट मारूंगा। आप बता दीजिए कि ऐसा कौन सा उनके ऊपर आरोप लगा है जो सिद्ध हुआ है, जिसकी वजह से बताएंगे ना, न्यायालय के सामने गए हैं इनके कैसे, आप बताइए ना, आप बताइए। और आप उन्हीं से पूछिए, आप इतने दिमाग
समझदार हैं, इतने बौद्धिक हैं, सारी सुविधाएं आपके सामने उपलब्ध हैं। उन जांच एजेंसियों पर आप सबूत मांगिए और न्यायालय में अपने गवाही दीजिए। तभी अब इनके मंत्री, इनके कैबिनेट मंत्री और इनका आम कार्यकर्ता कहता है कि हम जेल में रहकर सरकार चलाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं भाई साहब आप बताइए ना, आप भाषण मत दीजिए, भ्रष्टाचार है। भाषण देने के लिए आपको नहीं बोला गया है। आप बताइए, जुर्म बताइए उनका। जुर्म जांच एजेंसियां बताएंगी, मैं नहीं। अरे आप बताइए ना, आप क्यों बैठे हैं प्रवक्ता बन के? मैं प्रवक्ता बन के बैठा हूँ। देखिए, यही इसीलिए मैं पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता के पास जवाब नहीं है। कैसे अब मैं बोल रहा हूँ ना, आप नहीं बता पाएंगे। नहीं, आप बता पाएंगे ना। अंधभक्ति अरे मैं तो बोल रहा हूँ कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। संजय सिंह के घर पे आप शैक्षिक योग्यता है तो बता नहीं पाते हैं, आप जुर्म बताते हैं, आप जांच एजेंसियां चलाते हैं क्या? आप कांग्रेस को अभ्यस्त रहा है ना, कांग्रेस जांच एजेंसियों को चलाती थी, तो वो जो जिस नेचर का जैसा होता है सामने वाला उसको वही दिखता है। आदरणीय तिवारी जी। बिल्कुल मिश्रा जी, आपका मानना है कि अगर कांग्रेस एजेंसियों को चलाती थी तो बीजेपी भी चलाएगी? नहीं, हम तो नहीं चलाते हैं, हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो जहाँ कर रहा है। अभी पीसिंग जिसिंग मिसिंग कर रहे थे, जो जुर्म करेगा वो कांग्रेस का होगा, भाजपा का होगा। लेकिन देखिए मिश्रा जी हम मानते हैं जो मिश्रा जी मानते हैं कि जो भी जुर्म करता है, जो क्राइम करता है, भ्रष्टाचार करता है, जांच एजेंसियां उन पर कार्रवाई करती हैं, जांच करती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ चुनाव के समय बीजेपी को दिखती हैं। ये आपका सोच हो सकता है, कांग्रेस की सोच हो सकती है, आम आदमी पार्टी की सोच करती है। जब जुर्म आदमी करता है तो बहुत सफाई से आम आदमी। चलिए आएंगे मिश्रा जी आएंगे अभी। मुकेश जी तो जांच एजेंसियां ही बता पाएंगे कि जुर्म किया है और वो किस समय काम करने के रिकॉर्ड को आप देखें तो डाटा उपलब्ध है तिवारी जी कि 55% इससे है कि जो विपक्ष के नेता हैं या विपक्ष के जो लोग हैं उनके ऊपर जांच एजेंसियों की आंखें टेढ़ी रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो डाटा है वो डाटा ये कहता है कि 55% विपक्ष के नेताओं पर आंखें टेढ़ी रही हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है या उनके ऊपर छापा पड़ा है, और 45% सत्ता पक्ष के लोगों पर भी कार्रवाइयां हुई है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 95% जांच एजेंसियों की जांच विपक्ष के नेताओं पर गिर रही है। इनके यहाँ जब ये कहते हैं कि महाराष्ट्र में अजीत पवार जी की बात कर लीजिए, या मेघालय के सबसे भ्रष्ट सरकार जिसको कहते हैं उसी के साथ जाके सरकार बना लेते हैं, और अडानी के बोर्ड पर जो आज तक सबसे बड़ा नशे का केस पकड़ा गया उसके वहाँ जांच एजेंसियां नहीं पहुंच पाती है। हेमंत बिश्व शर्मा के पास जांच एजेंसियां नहीं पहुंच पाती है। ये बड़ा सवाल है। जो मैं कहता था मिश्रा जी, मैं अपनी बात करूँ, आप कर लीजिएगा। जो व्यक्ति ये कहता था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं, आज वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का पोषक बन गया, भ्रष्टाचार को शरण देने वाला बन गया है। आज देश में, पूरे देश में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी में चले गए। और दूसरी बात, ये जहां भी जाके चुनाव लड़ते हैं केवल एक मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ते हैं। इनके अंदर साहस नहीं है कि वहां पर इस्लामी नेतृत्व का नाम ले सके, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया। चाहे सत्ता पक्ष में रहे हो चाहे विपक्ष में रहे हो, लीडरशिप इनकी डेवलप इसलिए नहीं हो पाई, काम नहीं किया, जनता इनको स्वीकार नहीं कर पाती है। तो जो ये आडंबर का चेहरा मोदी जी का बनाया गया है, मायाजाल फैलाया गया है, वो मायाजाल टूट जाएगा, इस बात से निश्चित रहिए शादी। और मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जो बड़बोलापन है उसको थोड़ा सा शांत रखिए अपने आप को, और इस बात का जवाब दे दीजिए कि 95% जांच एजेंसियां क्यों विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करती हैं। अगर यही विपक्ष के नेता किसी बात पर बहस करने की बात करते हैं तो सदन से निष्कासित कर दिया जाता है, झूठे आरोप लगा के जेल में डाल दिए जाते हैं। और जिन पर आप लोग आरोप लगाते तो उनके पास जांच एजेंसियां क्यों नहीं पहुंच रही है? क्या पता भूल गई है, रास्ता भटक गई है, या आप लोगों ने स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि सत्ता पक्ष के पास आपको नहीं भटकना? मिश्रा जी, मैं माननीय सम्मानीय एंकर महोदय जी, मैं इनके सामने कहना चाहता हूं तिवारी जी कि अगर आज भी ये नेतृत्व की चुनौती मुझे दे रहे हैं, जब दुनिया में हम आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आए, इनको क्या मालूम है? क्या इन्हें ये नहीं मालूम है कि आज अमेरिका और रूस आके नहीं तरेरता है?
आज अगर ईरान को भी मदद मांगनी होती है तो वो भारत से मदद मांगने का प्रयास करता है और नेतृत्व के दम पर। बिल्कुल वीरेंद्र मिश्रा जी, रोकेंगे आपको, वक्त की कमी है, माफी के साथ रोकेंगे आपको। वीरेंद्र मिश्रा जी आप जुड़े, आपका धन्यवाद। साथ ही रतन तिवारी जी कांग्रेस से जुड़े, आपका धन्यवाद। मुकेश सिंह जी आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद। राष्ट्र धर्म में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।